हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। अब देखिए हमारी क्या होती है, इनको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे सब्जेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है फार्माकोथेराप्यूटिक डिफार्मा सेकेंड ईयर का। तो देखिए हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर हमारा सेक्शन चल रहा है ई, जिसके अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो इसके अंदर कुछ वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर एक वीडियो लेक्चर हमारा रह जाता है हमारे यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, जिसको आज यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारी ये क्या होती है। अब देखिए आपके सिलेबस में एक तरह से नाम दिया हुआ है, लेकिन इसी के अंदर हम कह सकते हैं हमारी 2 डिसीज होती हैं। जैसे यहाँ पे क्रोन डिसीज होती है, साथ में यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। यहाँ पे सोचने वाली बात है, एग्जाम में हो सकता है आपसे ये डायरेक्टली पूछ ले, तो इसके अंदर को आपको मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना होगा किसके बारे में। यहाँ पे क्रोन डिसीज, साथ ही में अल्सरेटिव कोलाइटिस। यह हो सकता है डायरेक्टली आपसे यहाँ पे क्रोन डिसीज एक तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस पूछ ले, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छे से डिटेल में इनको दोनों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम समझते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस हमारी होती क्या है। तो देखिए इनको हिंदी में यहाँ पे हम कहते हैं सूजन आंत रोग। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, एक तरह से इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं एक तरह से सूजन, यहाँ पे बाउल डिसऑर्डर एक तरह से कह सकते हैं हमारी जो आंत होती है। देखिए हमारी जो एक तरह से क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जिसको एक तरह से छोटी आंत बड़ी आंत हम हिंदी में कह सकते हैं। उनमें एक तरह से इन्फ्लेमेशन वगैरह कोज हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हम इनको कहते हैं एक तरह से सूजन आंत रोग या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेज। इन्हीं को चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एक तरह से हमारी ये तो है बॉडी की प्रोसेस, एक तरह से हमारा लीवर हुआ, स्टमक हुआ, खाना वगैरह हमारा आया पचा, वो एक तरह से मतलब अलग की बात है। हमें यहाँ पे देखना है जो हमारा मेन यहाँ फिनोमिना है। जैसे ये होती है हमारे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना आता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे जो भी एक तरह से हमारा खाना है उससे जो न्यूट्रिएटिव एलिमेंट वगैरह होते हैं स्टोर कर लिए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक तरह से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या होता है, पूरी प्रोसेस होती है और इस तरह से एनएस के थ्रू ये खाना बाहर निकल जाता है, यानी स्टूल की फॉर्म में। तो इस तरह से हमारी पूरी प्रोसेस होती है। अब इसमें एक तरह से क्या हो रहा है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है साथ में लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इनमें क्या हो रही है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा माइंड में यहाँ पे आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, जिसको शॉर्ट में हम कह देते हैं यहाँ पे IBD। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसका नाम आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो क्या होता है, एक टर्म है जो एक तरह से डिस्क्राइब करती है डिसऑर्डर को, यानी एक तरह से बीमारियों को, रोगों को, जो एक तरह से इन्वॉल्व करते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग एक तरह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन। देखिए क्या होता है, हमारे जो एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या होता है क्रोनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो हमारी एक तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है। जैसे नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स। अब देखिए IBD के यहाँ पे एक तरह से हम टाइप देख रहे हैं, तो टाइप के अंदर हमारी 2 यहाँ पे डिसीज आ जाएंगे, जो एक तरह से इसके अंदर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्रोन डिसीज आ जाएगी, सेकंड यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस डिसीज आ जाएगी। दोनों को हम अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं। और देखिए एक तरह से इनको समझाते टाइम आपको ये लग सकता है सर ने थोड़ा सा ज़्यादा करा दिया है, तो लास्ट में आपको बता देंगे। अगर आपको एक तरह से लॉन्ग में भी आ रहा है लेकिन एक तरह से IBD के नाम से पूछ रहा है, तो किस तरह से आप इसको शॉर्ट भी सकते हैं। तो देखिए क्रोन डिसीज जो अभी हमने आपको बताया वही सब इसके अंदर हम देखेंगे। चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्रोन डिसीज इज लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन इन योर इंटेस्टाइन। अब देखिए एक तरह से क्रोन डिसीज क्या होती है, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, एक तरह से हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी मेनली इसमें होती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्रोन डिसीज में, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन भी एक तरह से इसमें हो सकती है। तो एक तरह से क्या होता है, मतलब लॉन्ग टर्म एक तरह से लंबे समय तक चलने वाली इन्फ्लेमेशन इसमें कोज हो जाती है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं इट यूजुअली इफेक्ट। एक तरह से हमारी क्रोन डिसीज है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है, तो मेनली यहाँ पे अफेक्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी एक तरह से छोटी आंत जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इट कैन अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, एक तरह से बड़ी आंत जो होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, उसको भी यहाँ पे ये अफेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में बोथ, एक तरह से दोनों को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जो एक तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी हम कह देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आप देखिए इस तरह से इन्फ्लेमेशन यहाँ पे कोज हो रही है, तो यहाँ पे क्या कुछ मतलब कंडीशन होती है, जैसे डायरिया। डायरिया क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक तरह से दस्त। दस्त क्या होता है, एक तरह से देखिए क्या होता है, मतलब बार बार एक तरह से हल्का हो जाना, आपकी जो एक तरह से स्टूल वगैरह होता है पतला हो जाना, एक तरह से वाटरी हो जाना। ऐसे फार्माकोलॉजी में इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो डायरिया हो सकता है, साथ में स्टमक पेन, पेट में दर्द भी एक तरह से होता है। तो एक तरह से कॉमन सिम्टम्स होते हैं किसके, क्रोन डिसीज़ के। तो आई थिंक आपको समझ में एक तरह से क्रोन डिसीज हमारी क्या होती है। कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी जिसको हिंदी में हम कहते हैं कारण, एक तरह से क्या वजह है जिसकी वजह से ये हो रहा है। द एक्चुअल कोजेज ऑफ दिस डिसीज, जो देखिए एक तरह से एक्चुअल कोज है जिनकी वजह से डिसीज हमारी बॉडी में हो रही है, और स्टिल नॉट नोन, वो तो एक तरह से मतलब पता नहीं है, मतलब बिल्कुल क्लियरली नहीं पता है। लेकिन कुछ ऐसी एक तरह से हाउएवर द फॉलोइंग कंडीशन, कुछ हमारी ऐसी कंडीशन है में इन्हांस जो एक तरह से बढ़ा सकती है चांसेस ऑफ हैविंग द डिसीज। एक तरह से
एग्जैक्ट तो यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जिनमें एक तरह से मतलब चांसेस होते हैं इस डिसीज़ के, जो एक तरह से मतलब सिम्टम्स वगैरह वो आने के एक तरह से इंक्रीज होने के। जैसे ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती है, जैसे कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, तो देखिए इम्यून सिस्टम आप सभी जानते हैं एक तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। किससे, एक तरह से मतलब एंटीबॉडीज़ वगैरह रिलीज़ करता है, जो एक तरह से बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ को मतलब वो रोकता है, एक तरह से बॉडी से दूर रखता है, तो उसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है इसमें इम्यून सिस्टम एक तरह से मतलब डिसीज़ वगैरह हो जाती है, तो अपनी बॉडी की एक तरह से बॉडी की जो सेल्स वगैरह होती हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन हो रही है यहाँ पे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उनके एक तरह से मतलब गलत समझ लेता है, तो एक तरह से उनको वहाँ पे डैमेज करने लगता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह कोज कर सकता है। साथ में स्मोकिंग इसका रीज़न हो सकता है। साथ में यहाँ पे जेनेटिक, देखिए जेनेटिक का मीन्स होता है कुछ जेनेटिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी चली आ रही है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस। अब देखिए पैथोजेनेसिस आपको थोड़ी सी यहाँ पे मतलब अटपटी ये लग सकती है, आप सोच रहे होंगे सर ने थोड़ी सी हार्ड करा दी है, लेकिन मानिए आप इसको समझ लीजिए, बस इतनी ज़्यादा ईजी है कि एक ही बार में आपके माइंड में सेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए एंटीजेनिक स्टिमुलेशन हुए, साथ में हमारे माइक्रोबियल हुए, या एक तरह से हमारे डाइटरी कुछ खाने में, या एक तरह से हमारे एंटीजन, सब मिलकर एक तरह से हमारे कहाँ पे आ रहे हैं, एक तरह से इंटेस्टाइनल मुकोसा पे एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर है, तो ये हमारा हो गया। या एक तरह से हमारा जो गट इम्यून सिस्टम है, हमारा जो गट इम्यून सिस्टम है एक तरह से मतलब वो क्या कर रहा है यहाँ पे मतलब गलत समझ बैठा है किसको, हमारी जो एक तरह से मतलब पूरी प्रोसेस चल रही है यहाँ पे उसको। तो इस कंडीशन में या तो हमारे यही रीज़न रहा है, एक तरह से हमारे गट इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिसीज़ वगैरह यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे आया। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन। अब देखिए फिजियोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन में हम 2 कंडीशन देखेंगे। एक तो यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्मल, जो एक तरह से नॉर्मल इंसान है, जैसे हमें आप एक तरह से नॉर्मली चल रहा है, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। एक हम देखेंगे यहाँ पे मतलब सब्सक्रिबल, एक तरह से हम देखेंगे वो होस्ट जिसको एक तरह की कंडीशन हो रही है। एक तो पहले हम देख लेते हैं, देखिए नॉर्मल होस्ट होता है तो वहाँ पे एक तरह से फिजियोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन हो रही है, लेकिन इतनी हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जनरल लाइफ में एक तरह से सही है। तो एक तरह से लिमिटेड इन्फ्लेमेशन हुई, साथ में एक तरह से हीलिंग विद नो टिश्यू इंजरी, एक तरह से हल्की बहुत हो भी रही है तो साथ साथ हमारी बॉडी इसको हील कर रही है, हमारी बॉडी का फिनोमिना ये हमारी बॉडी में चलता रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये एक तरह से हमारी जो डिसीज़ वाली कंडीशन है, तो एक तरह से हमारा सस्केप्टिबल, एक तरह से हम कह सकते हैं मतलब एक इस तरह का होस्ट जिसको एक तरह से मतलब ये हो रहा है, तो या तो एक तरह से उसको जो पीछे हमने आपको बताया इसकी वजह से हम, या मेन यहाँ पे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एक तरह से जेनेटिक तरीके से हो रहा है, या एक तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे स्मोकिंग वगैरह उनकी वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये होस्ट है इसमें क्या हो जाता है अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन, जो एक तरह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एक तरह से मतलब जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो अनकंट्रोल्ड है, यानी एक तरह से हमारी बॉडी जो है उसको हीलिंग नहीं कर पा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एक्सटेंसिव टिश्यू इंजुरी, एक तरह से टिश्यू में इंजुरी वगैरह हो जाती है, एक तरह से हम कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन हमारी हो रही है। साथ में यहाँ पे क्रोन डिसीज़ कॉज हो जाती है। तो ये एक तरह से हमारी इसकी पैथोजेनेसिस होती है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आसान थी, तो इसलिए हमने आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाया। अगर आपका कोई डाउट हो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन आगे हम एक पैथोजेनेसिस ऐसी भी देखेंगे जिसको आप चाहें तो इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, आप यहाँ पे मिक्सअप करके एक ही लिख सकते हैं, लेकिन जब हम आपको समझाएंगे उसके बाद आप उसको वहाँ पे लिख पाएंगे, क्योंकि किस तरह से लिखना है हम आपको आगे बताएंगे। हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी एक तरह से सिम्टम्स देख लेते हैं। जब एक तरह से क्रोनिक डिसीज़ हो तो किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो क्रोनिक डायरिया, एक तरह से लंबे टाइम तक दस्त वगैरह हो जाएंगे, डायरिया वगैरह वो चलता रहेगा, बार बार एक तरह से आप हल्के हो जाएंगे। इसमें लॉस ऑफ वेट, एक तरह से वजन कम हो सकता है, बुखार आ सकता है, फीवर, साथ में पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन पेन वगैरह हो सकता है। साथ में रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग क्या होती है, एक तरह से जब मतलब डायरिया वगैरह हो रहा है तो साथ में ब्लीडिंग भी वहाँ पे हो सकती है। पेट की थकान वगैरह हो सकती है। साउथ में माउथ सोर्स, एक तरह से माउथ अल्सर वगैरह जो होता है उसकी कंडीशन यहाँ पे आ सकती है। हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, बिना दवाइयों एक तरह से कैसे हम इसको थोड़ा सा मतलब होने से रोक सकते हैं। देखिए बिना एक तरह से ट्रीटमेंट के प्रॉपरली कोई भी मतलब बीमारी हो ट्रीट तो नहीं होती है, लेकिन हो सकता है उसके जो आगे सिम्टम्स आने वाले उनको आने से हम रोक एक तरह से क्रोनिक कंडीशन में जाने से रोक सकते हैं। जैसे यहाँ पे अवॉइड स्मोकिंग, एक तरह से स्मोकिंग वगैरह है तो उसको आप छोड़ दें। साथ में जो अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं उसको अवॉइड करें। साथ में अवॉइड करें यूज़ ऑफ एनासिड्स। तो हमारे जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती हैं, इसमें कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है जिनके काफ़ी टाइम यूज़ करने से क्या हो सकता है, कुछ बीमारियाँ हमारी बॉडी में हो सकती हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसीज़ वगैरह वहाँ पे हो सकती है। साथ में मॉडिफाइड डाइट, एक तरह से जो आपकी डाइट है तो उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करें, उसमें चेंज करें। अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ हमारा रेस्पॉन्सिबल है इस तरह की डिसीज़ के लिए तो उसको आप मॉडिफाई करें। साथ में यहाँ पे अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ टबाकू, एक तरह से
तंबाकू वगैरह खाने से भी आप बचें। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो जाते हैं। देन चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। एक तरह से मतलब दवाइयाँ वगैरह लेके कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है यहाँ पे एंटीबायोटिक। तो काफ़ी टाइप की हमारी एंटीबायोटिक होती है जिनको एक तरह से डिसीज़ के अंदर हम ले सकते हैं, यानी ट्रीट करने के लिए इस इलनेस को, इस बीमारी को। देख लेते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। तो एक तरह से क्या हो रहा है, इस डिसीज़ में डायरिया वगैरह कोज हो रहा है, एक तरह से मतलब डायरिया हो रहा है तो एंटी डायरियल ड्रग हम लेंगे। इसमें कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लोपिरेमाइड। तो लोपिरेमाइड एक तरह से हमारी एंटी डायरियल ड्रग होती है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो एक तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए। एक तरह से सीवर डायरिया, एक तरह से डायरिया वगैरह मतलब ज़्यादा हो रहा है तो। साथ में बायोलॉजिक्स एक तरह से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बायोलॉजिक्स में एक तरह से हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो एक तरह से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो एक तरह से क्या कर देती है, यहाँ पे डिक्रीज कर देती है एक तरह से इम्यून रेस्पॉन्स। देखिए इम्यून रेस्पॉन्स एक तरह से ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी जो सेल्स वगैरह हैं उनमें इन्फ्लेमेशन कोज हो रही है, हमारी इंटेस्टाइन वगैरह में। इम्यून सिस्टम का जो यहाँ पे रेस्पॉन्स है एक तरह से उसको यहाँ पे हम कम कर देंगे, जिससे एक तरह से मतलब वो उस चीज़ को गलत वहाँ पे नहीं समझेगी, साथ में एक तरह से वो वहाँ पे नॉर्मल रहेगी। अच्छा, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इसमें हमारे यहाँ पे कोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, तो ये एक तरह से हमारे कॉमन साल्ट है, आपने इनका नाम भी सुना होगा। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से इनको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए यहाँ पे इन्फ्लामेशन को, जो एक तरह से यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसीज़ के थ्रू यहाँ पे कोज की जाती है। यानी ऑटो इम्यून डिसीज़ वगैरह हुई, हमारे जो ऑटो इम्यून सिस्टम है एक तरह से क्या इन्फ्लामेशन वगैरह कोज कर रहा है, तो उसको वहाँ पे रिड्यूस करने के लिए एक तरह से इन ड्रग को हम लेते हैं। इसमें लास्ट हम देख लेते हैं इम्यूनोमोडुलेटर्स। अब देखिए इम्यूनोमोडुलेटर्स हमारे कौन से होती है, ये एक तरह से मॉडिफाई करते हैं, एक तरह से मॉड्यूलेट करते हैं किसको, हमारे इम्यून सिस्टम को। जैसे हमारे यहाँ पे एज़िथायोप्रिन आ जाएगा, साथ में यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन आ जाएगा। तो ये एक तरह से मतलब नॉर्मल हमने देखा हमारे जो ड्रग हैं तो 2 टाइप्स हमारे मेनली यूज़ की जा रही है। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है भाई ज़्यादा एक तरह से मतलब रेस्पॉन्स वहाँ पे दे रहा है, इम्यून रेस्पॉन्स, तो एक तरह से वहाँ पे मतलब बॉडी में गलत वो कर रहा है, मतलब प्रोसेस वहाँ पे गलत कॉज कर रहा है, जो एक तरह से उसको नहीं करनी चाहिए, तो उसके रेस्पॉन्स को कम करेंगे, या उसकी वजह से ऑटोइम्यून डिसीज़ वगैरह हो रही है जिससे इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज हो रही है, तो उस इन्फ्लेमेशन को यहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे। देन इसमें सेकंड हम देख लेते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस और साथ में यहाँ पे क्रोहन डिसीज, तो इनमें एक तरह से क्या डिफरेंट आ रहा है ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा। एक तरह से है तो हमारी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, लेकिन अलग अलग यहाँ पे क्यों है, तो डिफरेंट सिर्फ इतना है, जैसे हमारी यहाँ पे क्रोहन डिसीज थी तो उसमें एक तरह से हमारी जो क्या थी भाई इंटेस्टाइन वगैरह थी, तो उसमें जो मेनली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन वगैरह कोज वहाँ पे हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक तरह से हमारी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एक तरह से इन्फ्लेमेशन तो कोज होती है, साथ ही में एक तरह से अल्सर वगैरह की कंडीशन भी यहाँ पे आ जाती है। तो अल्सर वाला डिफरेंट यहाँ पे मेन आता है, और साथ में एक तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस जो देखने को मिलता है वो मेनली एक तरह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। तो स्मॉल से ये लार्ज में आ गया, बस इतना से यहाँ पे डिफरेंट है। साथ में उसमें अल्सर वगैरह नहीं होता है, बहुत मामूली अगर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें एक तरह से मेनली अल्सर देखने को मिलता है। तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे सिमिलरिटी रहने वाली है। तो पीछे ना आपने समझ लिया एक तरह से किस तरह से हमारी ये डिसीज़ थी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए कंडीशन, ये एक तरह से हमारी कंडीशन होती है दैट बिलोंग, जो एक तरह से बिलोंग करती है आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज से, यानी इज मैनिफेस्टेड बाय द इरिटेशन एंड अल्सर ओपन सोर्स। और एक तरह से इसको मतलब कैसे हम पता करते हैं, तो एक तरह से देखिए क्या होता है, इरिटेशन या अल्सर वगैरह यहाँ पे हो जाता है, जिसको ओपन सोर्स यानी खुले घाव एक तरह से हम कह सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो वहाँ स्मॉल था, यहाँ एक तरह से मतलब मेनली यहाँ पे लार्ज होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें इट फ्रीक्वेंटली रिजल्ट इन ब्लडी डायरिया। एक तरह से देखिए ब्लडी डायरिया का सीधा मतलब जब एक तरह से डायरिया वगैरह की कंडीशन आती है, यानी दस्त वगैरह जिसको नॉर्मली हम कह सकते हैं, इंसान बार बार क्या हो रहा है अभी हल्का होने जा रहा है, डायरिया वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है एक तरह से ब्लड भी उसके साथ में आने लगता है, यानी आपके स्टूल के साथ में पतला पतला आ रहा है, साथ ही में वहाँ पे एक तरह से ब्लड भी आने लगता है। तो ये एक तरह से थोड़ी सी मतलब क्रोनिक एक तरह से सीवियर कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी जिसको हिंदी में हम कहते हैं कारण, भाई ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से डिसीज यहाँ पे कोज हो रही है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे रीज़न हो सकते हैं, जैसे डाइट। देखिए डाइट की वजह से, साथ में स्ट्रेस लेने से, साथ में यहाँ पे कुछ ड्रग जैसे हमारी एनएसएड्स वगैरह होती हैं, साथ में जेनेटिक टेंडेंसी एक तरह से जेनेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, साथ में यहाँ पे इन्फेक्शन वो कॉज हो सकता है, यहाँ पे एलर्जेंस। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक तरह से यहाँ पे क्या कर देती है, यहाँ पे अल्टर कर देती है यहाँ पे इम्यूनिटी को। और एक तरह से हमने आपको बता दिया इम्यूनिटी ऐसे किस तरह से मतलब रेस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए। तो एक तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस यहाँ पे हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको मतलब अच्छा करके। इटियोलॉजी जो है एक तरह से हमने पैथोजेनेसिस की तरह लिखी थी। आपको पैथोजेनेसिस याद नहीं आता है तो आप उसको वहाँ पे मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ उस कंडीशन में आपको पैथोजेनेसिस याद
ना आए। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस। अब ये जो एक तरह से हमारी पैथोजेनेसिस यहाँ पे रहने वाली है, एक तो हमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस की है, साथ में एक तरह से आईबीडी। मान लीजिए आपसे क्या आ रहा है, अभी लॉन्ग में पूछ रहा है, लेकिन एक तरह से आपको इतना टाइम नहीं है, दोनों पैथोजेनेसिस आपको याद भी नहीं हो रहे हैं। क्या कर सकते हैं, एक तरह से आप फर्स्ट लिखेंगे वहाँ पे डेफिनेशन। फर्स्ट आपने डेफिनेशन लिखी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ क्या होती है, उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आपने यहाँ पे मतलब क्रोहन डिसीज, साथ में यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में लिखी। उसके बाद आप क्या करें, इटियोलॉजी आप एक तरह से सेम वहाँ पे रख सकते हैं। तो रीज़न क्या है, अभी थोड़े थोड़े हमारे सिमिलर, मतलब टोटली सिमिलर होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है करना है, पैथोजेनेसिस आपको उतार देनी है, ये वाली, ये पैथोजेनेसिस आप उतार दें, दोनों आपकी याद है तो आप दोनों उतार दें। उसके बाद का फंडा एक तरह से आप ऐसे रखें जैसे हम आपको करा रहे हैं। तो हमने आपको एक तरह से शॉर्ट ट्रिक बताइए, आपको लॉन्ग याद नहीं आता है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो एनी फैक्टर्स, देखिए फैक्टर हमारा कोई भी रहा, फैक्टर जैसे हमने इटियोलॉजी में देखा, जैसे मान लीजिए डाइट है, डाइट में एक तरह से कुछ ऐसी चीज़ आप ले रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हमारी कॉज हो रही है। नेक्स्ट हमारे जैसे इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह हो गया। अब देखिए रीज़न हमारे काफ़ी सारे हो सकते हैं इन्फेक्शन के, जेनेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी आपके एक तरह से पेरेंट्स में है, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, इस तरह से। साथ में कुछ एलर्जेंस हो, साथ में यहाँ पे कुछ ड्रग जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होते हैं, सारों ने मिलकर यहाँ पे क्या कोज किया, यहाँ पे इरिटेशन टू सेल्स। आप जो एक तरह से क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक तरह से मेनली यहाँ पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो उसमें एक तरह से इन्फ्लेमेशन वगैरह कोज कर रही है, इरिटेशन, साथ में एक तरह से क्या हो रहा है वहाँ पे अल्सर वगैरह कोज कर रही हैं। तो इससे एक तरह से क्या हो रहा है, अभी इन्फ्लेमेशन हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में, और मेनली एक तरह से लार्ज में देखने को मिलती है, स्मॉल में एक तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन स्मॉल में इतना मतलब इस डिसीज़ के अंदर नहीं होता है। इससे यहाँ पे क्या होता है, अल्सरेशन हो जाए, एक तरह से हम कह सकते हैं अल्सर वगैरह कोज हो जाता है। मेनली एक तरह से हमारी आईबीडी यहाँ पे हो जाती है। तो मेन तो एक तरह से हमारा अल्सरेशन यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस, लेकिन पूरी कैटेगरी के यहाँ पे पैथोजेनेसिस की उससे हम देखें तो एक तरह से आप आईबीडी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ज़्यादा स्टेप यहाँ पे नहीं, तो एक तरह से कैसा आपको लिखना है ये भी आपको यहाँ पे पता चल गया। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक तरह से सिम्टम। अब देखिए एक तरह से जैसे हमारी क्रोहन डिसीज थी, साथ में यहाँ पे हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो सिम्टम एक तरह से ज़्यादा डिफरेंट इनके नहीं रहते। जैसे यहाँ पे क्या होता है भाई, डायरिया तो उसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा है, फीवर थकान ये दोनों में हो रहा है, वेट लॉस भी इसमें भी हो रहा है, साथ में रेक्टल पेन। अब देखिए हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे एक तरह से अल्सर वगैरह कोज हो रहा है, तो वहाँ पे एक तरह से भाई रेक्टल पेन भी एक तरह से देखने को मिल सकता है। साथ में एब्डोमिनल पेन, एक तरह से पेट दर्द वगैरह हो सकता है। तो हम कह सकते हैं रेक्टल ब्लीडिंग, एक तरह से हम कह सकते हैं जब स्टूल वगैरह आप कर रहे हैं, डायरिया वगैरह कोज हो रहा है, तो एक तरह से उसके साथ में ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी ब्लड वगैरह जा सकता है। तो एक्सेक्टर आप चाहें तो कुछ अपने बात से इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ पे वही हमारी सिमिलरिटी रहेंगी, जैसे यहाँ पे भाई जो स्मोकिंग उसको अवॉइड करें, एल्कोहल अवॉइड करें, एनएसएड को एक तरह से कम यूज़ करें, इस तरह कंडीशन वो बिल्कुल ना करें। साथ में इंक्रीज ओमेगा 3 फैटी एसिड इन डाइट, ये एक तरह से मतलब जब डाइट में आप लेते तो इन्फ्लेमेशन वगैरह को रिड्यूस करने के एक तरह से ये वर्क करता है। और यहाँ पे एक तरह से अवॉइड करें स्पाइसी फूड, भाई स्पाइसी फूड तो एक तरह से हमारे काफ़ी डेंजरस होते हैं हर एक कंडीशन में, तो उनको जितना हो सके एक तरह से कम ही आप यूज़ करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। एक तरह से जब भी कंडीशन हो रही है तो दवाइयाँ वगैरह कैसे लेके इसको यहाँ पे हैं, तो एक तरह से हमारा ट्रीटमेंट है वो भी इतना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट नहीं रहता है। जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं जिसमें प्रेडनिसोलोन वगैरह ले लेते हैं, बायोलॉजिक्स एक तरह से हमारे यहाँ पे गोलीमुबाब ये हमारा हो गया, साथ में यहाँ पे अडालीमुबाब, और यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सेट्रोलीमुबाब, एक तरह से नाम थोड़े से ये अटपटे हैं, तो इस हमारा पिगोल ये पूरा एक तरह से इसका नाम है, तो इस तरह से हम ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमारे इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, तो इम्यूनोमोड्यूलेटर हमारे कौन से होते हैं, एक तरह से मॉडिफाई करते हैं, जिससे एक तरह से मॉडिफाई हो जाए जो उसका मेन वर्क है वहाँ पे मतलब करे, जो एक तरह से मतलब हाइपर वगैरह हो रहा है वहाँ पे एक तरह से मतलब कोस कर रहा है इन्फ्लेमेशन वगैरह, वो वहाँ पे ना करे। तो एक तरह से एज अ थायोप्रिन, साथ में यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट हम ले सकते हैं। 4 हम देख लेते हैं अमाइनो सैलिसाइलेट्स, तो इसमें एक तरह से हमारी ड्रग आ जाती है सल्फासेलेसाइन। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ हमने सिमिलरिटी देखी, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन तो हमारी चेंज थी, साथ में इटियोलॉजी भी लगभग हमारी सेम ही थी, पैथोजेनेसिस हमारा डिफरेंट था लेकिन हाँ आपको बता दिया कैसे लिखना है, साथ में सिम्टम लगभग हमारे सेम देखने को मिलते हैं, कुछ हमारे डिफरेंट होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट थोड़ा बहुत हमारा मतलब सिमिलरिटी नहीं है, साथ में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमारी मेनली सिमिलरिटी वगैरह है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रही होगी एक तरह से, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें सिमिलर है, तो आप सिमिलर एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। अब इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में भी लिखी हुई है, बाकी आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्रोहन डिसीज़ की, तो ये एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। नॉर्मली कुछ सिम्टम जैसे डायरिया या स्टमक पेन देखने को मिलता है, तो ये तो एक तरह से हमारी क्रोहन डिसीज़ की हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये एक तरह से ऐसी कंडीशन होती है, बीमारी होती है जो एक तरह से आईबीडी से रिलेटेड होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, और एक तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में ये
मेनली होती है। तो इसमें क्या होता है नॉर्मली मतलब अल्सर वगैरह हो जाता है, इरिटेशन वगैरह होती है, एक तरह से इस तरह की हमारी कंडीशन होती है। सिम्पटम डायरिया वगैरह दिखाई देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने आपको बता दिया मिक्स में इसकी डेफिनेशन, साथ में इंग्लिश में। तो आई थिंक पूरा ही टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट, आपका कोई पॉइंट ऐसा जो क्लियर नहीं हुआ है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनल कनेक्ट होकर अपना कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जो एक तरह से हमारा पर्सनल चैनल और हमारी पर्सनल आईडी है। तो वहाँ पे आप अपने पर्सनल डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।